डियर स्टूडेंट इन बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो आज हम लोग एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। और इस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट में हम लोग बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, और जिसमें हम लोग स्पेशली बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। तो देखें कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन ड्रग ट्रांसफर होगा फ्रॉम एब्जॉर्प्शन साइट टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी यहाँ पे कहा गया कि जो ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो कहाँ से होगी, एब्जॉर्प्शन साइट टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी अगर आप ये आपका माने कि एक मेम्ब्रेन है और अगर आप ओरल रूट से अगर आप ड्रग को देते हैं तो ये कहाँ पहुंचेगा, जीआई फ्लूइड में। यानी ये जो जीआई फ्लूइड में जो ड्रग आ रहा है ये क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन साइट। यानी ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होने के बाद या ट्रांसफर होने के बाद या मूव करने के बाद क्या पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्लड। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। सेकेंड लिखा गया कि फॉर अ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब इट नीड्स टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने बनाया, इसको क्रॉस करना है, नीड टू अ क्रॉस बायोलॉजिकल बैरियर्स टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी ये बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करेगा, कहां पहुंचेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड और इलिक्ट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आने के बाद ये टारगेट साइट तक जाएगा और फिर वहां के बाद अपने फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करेगा। ठीक है, तो ये आप डायग्राम के थ्रू भी इसको थोड़ा समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे देखिए ड्रग डोज है, टैबलेट्स के फॉर्म में दिया गया है। ये टैबलेट है आपका, ये आपके ओरल रूट से दिया गया तो कहाँ पहुंचा, ये जीआई फ्लूइड में आया। जीआई फ्लूइड में आने के बाद आपका ड्रग जो टैबलेट्स है इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, सारे लोग जानते हैं। जैसे डिसइंटीग्रेट होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद इसका डिसोल्यूशन हो रहा है और ड्रग आपका आ गया सोल्यूशन के फॉर्म में। अब सोल्यूशन में आने के बाद ये हो गया एब्जॉर्प्शन साइट। अब इस एब्जॉर्प्शन साइट से कहाँ पहुंचना है इसको, ब्लड में। यानी ये आएगा ब्लड में, और ये जो क्रॉस कर रहा है यही है आपका एब्जॉर्प्शन। और ये जो एब्जॉर्प्शन होगा इसी के मैकेनिज्म को पढ़ना है कि क्या क्या मेथड है, क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका ये जो ड्रग है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पहुंच रहा है, ब्लड में। तो ये देखें आपका ये कहा गया एपिथेलियल सेल है, और ये जो एपिथेलियल सेल के बीच में अगर आप देखें तो ये टाइट जंक्शन है आपके। ठीक है, ये जो है आपका एरिया, इसको कहा गया टाइट जंक्शन। तो ये देखिए आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये आपके सेल को क्रॉस कर गया क्रॉस, और करने के पास पहुंचा इंटेस्टाइनल, और फिर आपका ये भी क्रॉस कर रहा है सिस्टम को। तो जिस भी माध्यम से क्रॉस करेगा उन माध्यम की डिटेल हम लोग फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे। तो ये आपका सिस्टम हो गया एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन से पहले, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। और जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा भी होगा, और कहा गया इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंट नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। सेकेंड कहा गया सेपरेट इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल को इंटीरियर और आउटर एनवायरनमेंट से क्या करता है, अलग करता है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, इस अपने एनवायरनमेंट से इसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड द मेन फंक्शन इसका देखा जाए रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग ऑफ द सेल। यानी जो भी आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का, वो सेल का मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करेगा कि किसको बाहर जाना है और किसको अंदर आना है। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया, अगर आप देखें, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर होती है फास्फोलिपिड की। और इस फास्फोलिपिड का कंपोजिशन देखें, जो ये जो सर्किल दिख रहा है इसको बोलते हैं पोलर यानी फॉस्फेट, और इसको टेल बोलते हैं, जो आपको इस तरह से दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉन पोलर। यानी आपका जो लिपिड की लेयर बनी है उसमें 2 चीजें हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, यानी एक लेयर ये दिख रही है और एक लेयर ये, 2 लेयर हैं आपके। और इसी में आपके प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स यानी हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं और स्ट्रेंजिक प्रोटीन्स होते हैं। तो इनको इंटरनल यानी इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, और जो सरफेस पे होते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल यानी जो बाहर की तरफ है, या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं। तो एक तरह से आपके सेल का स्ट्रक्चर है,
मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये अगर आप देखें एक चार्ट के थ्रू आप देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन अगर आप देखें तो 3 तरह से हैं। ट्रांससेलुलर पहला आप देखें तो यह है ट्रांससेलुलर, दूसरा आपका पैरासेलुलर एंड तीसरा है आपका वेसिकुलर या कार्पिसिकुलर ट्रांसपोर्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ट्रांससेलुलर जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक, ट्रांस यानी सेल को क्रॉस करके जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांस, या इसी को बोलेंगे इंट्रासेलुलर। और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हम बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन की, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड या कैरियर ट्रांसपोर्ट। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे किसका, पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें 2 तरह से, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर एंड ट्रांसपोर्ट, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। एंड वेसिकुलर और कार्पिसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम लोग एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, जिसमें पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ा। तो 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पैसिव डिफ्यूजन की। तो ये देखें, आपको जो पहले डायग्राम में आपको मैंने दिखाया था वो यहां से अगर आप देखें तो ये आपका सेल है, और इन सेल के बीच में देखें तो इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। ये जो सेल के बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है कि ट्रांससेलुलर यानी सेल को क्रॉस करे, तो देखिए डायरेक्ट सेल को क्रॉस कर रहा है, ये डायरेक्ट सेल को क्रॉस कर रहा है। तो इसमें आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ना, हमें क्या पढ़ना, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव डिफ्यूजन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कैरियर की जरूरत पड़ती है, और एक्टिव भी आपका ट्रांससेलुलर में आएगा। पैरासेलुलर क्या होता है कि जो जंक्शन होते हैं सेल के बीच में, जो ये इस जंक्शन से क्रॉस करता है, इसको बोलते हैं पैरासेलुलर। ठीक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटरसेलुलर। इंटर मीन्स बीच से, यानी 2 सेल के बीच से जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं पैरासेलुलर। और यहाँ पे जो आप सेल ड्रिंकिंग या फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जहाँ पे वेसिकल बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेसिकुलर। ठीक है, इससे वेसिकुल बन रहा है इसलिए इसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपके मिल गए। ट्रांससेलुलर जिसमें हम बात करेंगे सेल क्रॉस करेगा, एक्टिव पैसिव। पैसिव पैरासेलुलर जिसको बोलेंगे 2 सेल के बीच से निकल जाएगा। और वेसिकुलर बोलेंगे जिसमें आपका जो सेल फैगोसाइटोसिस होती है, सेल ईटिंग या इंगल्फिंग होती है, तो ये सेल के जो मेम्ब्रेन है इसको इंगल्फ करता है और क्या बनाता है, वेसिकल, इसलिए इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इस फिगर में भी आप उसी तरह से इस चीज को समझ पाएंगे कि कैसे ट्रांससेलुलर हो रहा है और कैसे पैरासेलुलर। ये देखिए ट्रांससेलुलर सेल को क्रॉस कर रहा है, और ये जो 2 सेल के बीच का जो गैप है यहाँ पे क्या है, पैरासेलुलर। और कैरियर मीडिएटेड जो फैसिलिटेट दिया गया है, यहाँ पे कैरियर यूज हो रहा है। और ये देखें सेल आपका जो आपका सिस्टम है, और ये है एंडोसाइटोसिस। तो ये मैकेनिज्म है आपके। अब ये मैकेनिज्म आपको याद हो जाना चाहिए, ट्रांससेलुलर, एक्टिव पैसिव, पैरासेलुलर और एंडोसाइटोसिस। अब हम लोग बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी पैसिव डिफ्यूजन की। पैसिव ट्रांसपोर्ट दिया क्या कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू ट्रांसफर थ्रू द लिपिड बाइलेयर, यानी किसी भी ड्रग को ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करना है, अगर आपके जीआई सिस्टम है इधर और इधर ब्लड है, अगर इस सिस्टम को क्रॉस करना है तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर एनर्जी की जरूरत होती तो हम लोग बोलते इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को जो क्लासिफाई किया गया है वो क्लासिफाई किया गया पैसिव डिफ्यूजन यानी पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड यानी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन की।
अब ट्रांससेलुलर में एक्टिव और पैसिव की बात की गई, एक्टिव है प्लस पैसिव है, और पैसिव में भी 3-4 चीजों की बात की गई। पैसिव डिफ्यूजन की बात की गई, आयन पेयर की बात की गई, पोल ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, और कैरियर मीडिएटेड की बात की जा रही है। तो यहां देखें पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन में फर्क क्या है कि ये अगर देखें, ये इसको बोलते हैं डाउनहिल सिस्टम। क्या बोलेंगे? डाउनहिल। डाउनहिल क्यों बोला गया? कि इसका जो मूवमेंट है वो अपर से क्या हो रहा है, लोअर साइड में हो रहा है। तो अब ये सिस्टम ऑटोमेटिक आप क्या होगा, लोअर से सॉरी हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डाउनहिल, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको बोल रहे हैं पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये अप हिल है, यहाँ पे इसको राइज करना है, आगे की तरफ बढ़ना, अपर साइड की तरफ मूवमेंट करना है, और यहाँ पे मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो इसको बोलेंगे एक्टिव साइड। फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रमोट करना। प्रमोट करने के लिए जो गाड़ी, इसमें क्या लगा दिया गया, व्हील। अभी भी सिस्टम वही है कि ये जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट क्या है, हायर से लोअर की तरफ। ये कौन सा सिस्टम है, पैसिव है, पैसिव। लेकिन ये जो व्हील आपने लगाया है यहाँ पे चक्का, ये क्या कर रहा है, आपका जो डिफ्यूजन का रेट है उसको क्या कर रहा है, फास्ट कर दे रहा है। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे यही चीजें दिखाई गई हैं आपको इस फिगर में भी, कि ये लिपिड की बाई लेयर है, ये क्रॉस कर रहा है सेल को, ये आपका डिफ्यूजन है। ये आपके चैनल्स होते हैं प्रोटीन्स के, जिसके थ्रू आपका चैनल मीडिएटेड या कैरियर मीडिएटेड, चैनल के थ्रू पास हो रहा है तो चैनल मीडिएटेड, कैरियर से पास, कैरियर यूज हो रहा है तो कैरियर मीडिएटेड, और एनर्जी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की गई। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू प्लेस। हम बात करते हैं दो प्लेस के बीच में, दो प्लेस के बीच में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यानी मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, तो दोनों प्लेस में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, यानी एक जगह ज्यादा एक जगह कम। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं नॉन आयनिक डिफ्यूजन। नॉन आयनिक डिफ्यूजन यानी यहाँ पे आयनिक मटेरियल का डिफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया नॉन आयनिक डिफ्यूजन। मेजर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मोर देन 90% ऑफ द ड्रग, यानी ज्यादातर केस में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है किसके थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। पैसिव डिफ्यूजन में कहा गया मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि पैसिव डिफ्यूजन में कहा गया कि जो ड्रग का मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है और ये मूव करेगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। और ये जो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो रहा है इसमें किसी भी तरह की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना ही यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव। प्रोसेस इज पैसिव बिकॉज नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी ये पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये हो गया कि वो फोर्स जो ड्रग मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, वो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने बताया कि कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दो जगह पे जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डिफरेंस इन ड्रग कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहां पे कहा गया कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का एक साइड ये और एक साइड ये, यहां पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है C1 एंड C2, तो C1 माइनस C2 का जो डिफरेंस है डेल्टा C, इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज अ रिजल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल।
यानी कोई भी मूवमेंट होगा ड्रग का अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा काइनेटिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पैसिव डिफ्यूजन का, ये देखा जाए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें सबसे पहला लिखा गया डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ड्रग मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ग्राफ में आप लोगों ने देखा इस तरह से, ये डाउनहिल सिस्टम बोला जाता है, यानी ये हायर है और ये लोअर, यानी जो मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड नॉन सैचुरेबल, यानी कहा गया प्रोसेस क्या है, इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड नॉन सैचुरेबल का मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये, यानी ये जीआई सिस्टम और इधर क्या है ब्लड। ड्रग कहा गया कि अगर आपने पैरासीटामोल एमजी लिया, पैरासीटामोल, तो 500 mg पैरासीटामोल जीआई में आया और ये ट्रांसफर होकर कहाँ आएगा ब्लड में। तो माना जाता है कि जब ब्लड का कंसंट्रेशन इधर का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और तब ड्रग का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अगर ड्रग का कंसंट्रेशन 250 इधर हो जाए तो जीआई में कितना बचेगा 250, यानी दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। ये सिस्टम इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कभी भी सैचुरेशन वाली कंडीशन नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है कि ये जो ब्लड है ये क्या होता है मूव करता है, और जब मूव करेगा तो जैसे यहां से कंसंट्रेशन इस ब्लड में आएगा इसको ये मूव करके कहाँ ले जाएगा किसी और प्लेस पे, तो यहाँ पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा हमेशा नील होगा या नेग्लिजिबल होगा, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा मेंटेन रहेगा। द रेट ऑफ ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ट्रांसफर का रेट है, यानी जो ड्रग ट्रांसफर होगा फास्ट होगा या स्लो होगा, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ ट्रांसफर भी उतना ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा और कम का क्या मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जीआई फ्लूइड और क्या है ब्लड। आपने कहा कि ड्रग का कंसंट्रेशन इधर कितना 50 mg, इधर 0, डिफरेंस कितने का आएगा 50 - 0 = 50, यानी 50 का डिफरेंस आया। लेकिन अगर यही ड्रग इधर 500 mg इधर 0 तो डिफरेंस कितना का आएगा 500 - 0 = 500। तो अब देखें दोनों कंडीशन में, देखें फर्स्ट और सेकेंड में, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 500 की तुलना में कम है, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है ग्रेडियंट का वो क्या है ज्यादा है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी उतना क्या होगा फास्ट होगा। तो यही कहा गया रेट ऑफ ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ग्रेट। और से फिर चौथी बात क्या कि ग्रेटर द मेम्ब्रेन वाटर कोफिशिएंट, यानी वाटर कोफिशिएंट यानी पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा होगा तो फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा फास्टर होगा। यानी ग्रेटर द मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट अगर ज्यादा है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इज हाई। पार्टीशन कोफिशिएंट किसका ज्यादा होता है, हमेशा लिपोफिलिक ड्रग का ज्यादा होता है, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है यानी ड्रग लिपोफिलिक है, और लिपोफिलिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग इज 3 to 4 टाइम ग्रेटर देन आयोनाइज्ड ड्रग। यानी कोई ड्रग है अगर आपके पास, अगर ये ड्रग है ए बी, ये क्या होगा आयोनाइज होगा तो ए प्लस बी माइनस में टूटेगा, ये अनआयोनाइज्ड है और ये क्या है आयोनाइज्ड ड्रग है। तो जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन आयोनाइज्ड ड्रग से क्या होगा ज्यादा होगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया लेसर द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन फास्टर द डिफ्यूजन। कहा गया कि सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो फास्टर डिफ्यूजन होगा। जो मेम्ब्रेन है ये जो मेम्ब्रेन इसकी थिकनेस अगर कम कर दी जाए तो भी हमारा ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन है वो क्या होगा फास्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक में फिर आगे देखें अगर हम, कहा गया जो मॉलिक्यूलर वेट है 100 to 400 डाल्टन तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। एक्सेप्शन क्या है इसमें, माना गया कि जो साइक्लोस्पोरीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1200 है यानी 400 से ज्यादा है 1200 है, ओरली एब्जॉर्ब मच बेटर देन अदर पेप्टाइड्स। तो ये देखा गया कि जो साइक्लोस्पोरीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 400 से ज्यादा है उसका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर पेप्टाइड। तो एक्सेप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे।
जीआई फ्लूइड की बात की जाए तो जीआई फ्लूइड अगर लो है तो फास्टर डिफ्यूजन होगा, हाई है यानी डायल्यूशन है तो लो डिफ्यूजन होगा ड्यू टू डिक्रीज द ड्रग कंसंट्रेशन इन जीआई फ्लूइड। इसका क्या मतलब है कि लो डिफ्यूजन मतलब लो जीआई फ्लूइड एंड हाई जीआई। लो का मतलब हो गया कि अगर आपके पास दो सिस्टम है, एक 10 ml और एक तरफ क्या है 1000 ml, यानी ये 10 ml है और ये क्या है 1000 ml, इसमें भी 500 mg पैरासीटामोल आपने मिला दिया और इसमें भी 500 mg पैरासीटामोल आपने मिलाया। तो ड्रग का कंसंट्रेशन की अगर आप बात करें तो ड्रग का कंसंट्रेशन अगर आप बात करें तो ड्रग का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आपने पहले ही पढ़ा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के नाते रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो एक आगे अगर डायल्यूशन कर दिया जाए, स्टमक में डायल्यूट कर दिया जाए तो जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज द ड्रग कंसंट्रेशन इन जीआई फ्लूइड। इस सिस्टम को यूज किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ओरल और ओवरडोज या पॉइजनिंग में। ये जो डायल्यूशन सिस्टम है ये, इसका हम लोग पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यानी अगर किसी ने पॉइजन लिया है तो उसके स्टमक को क्या करें, डाइल्यूट कर दें। और स्टमक को डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा फ्लूइड का, यानी उसको पानी पिलाइए, फ्लूइड पिलाइए। पानी और फ्लूइड जितना ज्यादा पिलाएंगे उसका स्टमक क्या होगा, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होने से जो पॉइजन एब्जॉर्ब होने का रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तब उसको आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए एक थियरी है, फिक्स का फर्स्ट लॉ है जो डिफ्यूजन को डिफाइन करता है। और इसने कहा द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अगर ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज होगा फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, आपका रेट ऑफ रिएक्शन उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया, dq अपॉन dt इक्वल टू DAK m/W डिवाइडेड बाई H। इन ब्रैकेट देखें तो CGIT माइनस CP, ये फर्स्ट फिक्स लॉ है, ये आपको याद होना चाहिए। जिसमें देखा जाए dq एंड dt क्या है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन, यानी यहाँ पे ड्रग का डिफ्यूजन है मास अपॉन टाइम। डी क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। के m/W क्या, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट है बिटवीन लिक्विडल मेम्ब्रेन एंड जीआई फ्लूइड, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लिक्विडल मेम्ब्रेन और जीआई फ्लूइड के बीच का पार्टीशन कोफिशिएंट है। CGIT एंड CP क्या है, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। CGIT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन जीआई फ्लूइड एंड CP का मतलब है प्लाज्मा यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो सिस्टम है ये हमारा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और H क्या है, थिकनेस। तो क्लियर हो गया, यानी ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ये एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये पार्टीशन कोफिशिएंट है, ये थिकनेस है मेम्ब्रेन का, ये कंसंट्रेशन जीआई फ्लूइड में, कंसंट्रेशन प्लाज्मा यानी ब्लड में, और ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए एक चीज कहा गया कि CGIT ग्रेटर देन CP, लार्जर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्राइविंग फोर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो ये माना गया कि अभी ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये मेम्ब्रेन है हमारे पास और ये जीआई सिस्टम है और ये ब्लड है, तो कहा गया पैरासीटामोल आपने लिया तो 500 mg पैरासीटामोल, और इधर क्या है 0, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 500 माइनस 0 यानी 500 mg का डिफरेंस, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जीआईटी में अगर देखें इधर ब्लड 0, तो ड्रग का कंसंट्रेशन जीआईटी में ज्यादा है, तो लार्जर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, और यही क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा आपके ड्रग को जीआई से ब्लड की तरफ ले जाने के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखा गया कि इक्विलिब्रियम डज नॉट अटेन ड्यू टू सिंक कंडीशन। कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, जो पहले मैंने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर 500 mg पैरासीटामोल यानी जीआई फ्लूइड और इधर ब्लड, इधर 0। अब जैसे ड्रग इधर ट्रांसफर होगा, सपोज दैट अगर 10 mg ड्रग इधर ट्रांसफर हुआ
ठीक, ब्लड में। तो जैसे ट्रांसफर होगा, चूंकि ब्लड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और ये जो 10 mg ड्रग है यहां से मूव करके कहां चला जाएगा, अदर प्लेस। अदर प्लेस पे जैसे गया, फिर यहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन क्या हो गया, नील। नील होने के नाते अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है और आपका ड्रग का ट्रांसफर होगा और कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन नहीं होगी। और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिंक कंडीशन। यानी सिंक कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जो ड्रग का कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो ऑलवेज मेंटेन होगा। तीसरी बात, चौथी बात कही गई कि जब CGIT ज्यादा है तो CP इज वेरी स्मॉल। यानी आप जो पर्टिकुलर इस एरिया की बात करें, यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहा गया ड्रग का कंसंट्रेशन नील है, यानी जो CP की क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो इसलिए कहा गया कि DAK यानी डिफ्यूजन कोफिशिएंट आपका एरिया वही रहेगा, जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ड्रग का वही रहेगा, H जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वही रहेगी। इन सबको रिप्लेस कर दिया गया है P से, और CP जो कि वेरी स्मॉल है इसलिए इसको भी नेग्लिजिबल मान लिया गया। तो अब जो आपका फर्स्ट फिक्स लॉ बन के आ रहा है, इस पूरे सिस्टम को किससे रिप्लेस कर दिया गया, P से, और जो CP की वैल्यू है इसको 1 मान लिया कि यहाँ से हटा दिया गया। तो अब जो इक्वेशन बन के आया वो बन के आया dQ/dt इक्वल टू PCGIT। और ये जो सिस्टम है फॉलो करेगा किसको, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को। और फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या एब्जॉर्प्शन है डिपेंड करेगा ड्रग का कंसंट्रेशन। यानी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है, यानी अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन माना जाए रेट और यहाँ कंसंट्रेशन माना जाए, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा। इसलिए कहा गया कि पैसिव डिफ्यूजन फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करता है। देखा जाए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला लिखा गया डिग्री ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट Km/W। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लार्जर वैल्यू ऑफ Km/W, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ड्रग का ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कहा गया कि ड्यूडिनल एरिया, सो मोस्ट रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी जो पूरे GIT सिस्टम में है जो ड्यूडिनल एरिया वहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि माना गया है कि अदर प्लेस ऑफ इंटेस्टाइन बिकॉज ड्यूडिनल एरिया हैज विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो जो ड्यूडिनल एरिया में वहां पे विलाई एंड माइक्रोविलाई होने के नाते इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में माना गया कि रैपिड डिफ्यूजन होगा थ्रू कैपिलरी सेल, यानी जो कैपिलरी है, कैपिलरी सेल का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, थिन होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। तो मेम्ब्रेन एक्सेप्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द कैपिलरीज ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन की कैपिलरीज की बात की जाए अदर और पूरे बॉडी के पार्ट के, तो ब्रेन की कैपिलरी से रैपिड डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन की कैपिलरी डेंसली लाइंड विद ग्लियल सेल। इसमें ग्लियल सेल होता है जो आपके जो परमेबिलिटी है उस परमेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ड्रग डिफ्यूज स्लोली इनटू द ब्रेन, यानी इसलिए कहा गया ब्रेन में ड्रग क्या होगा, स्लोली एब्जॉर्ब होगा एज कंपेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, कहा गया कैपिलरी में सेल मेम्ब्रेन थिन होती है इसलिए ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। लेकिन ब्रेन के कैपिलरीज को छोड़ दिया जाए, ब्रेन की कैपिलरीज को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ब्रेन की कैपिलरीज में क्या पाया जाता है, ग्लियल सेल पाया जाता है, और ये जो ग्लियल सेल है आपके परमेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया मैंने आप लोगों को, इसमें एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया मैंने आपको, और एब्जॉर्प्शन के बाद आपने देखा कि क्या क्या सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपने पढ़ी, और सेल मेम्ब्रेन के बाद आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो 3 है, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर और वेसिकुलर या एंडोसाइटोसिस। ट्रांससेलुलर को आप लोगों ने 2 सिस्टम में डिवाइड किया, इसको कहा आपने पैसिव एंड एक्टिव, और पैसिव में आपने देखा फिर इसको हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी डिवाइड किया था, जिसमें पैसिव डिफ्यूजन था, आयन पेयर है, पोर ट्रांसपोर्ट है एंड फैसिलिटेड, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा पैसिव डिफ्यूजन। और पैसिव डिफ्यूजन में जो आपको याद करना है वो याद होना चाहिए कि ड्रग का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पहली चीज।
एनर्जी यूज नहीं होती है, दूसरी चीज इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव। तो इसलिए इसको कहते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, यानी हायर से लोअर की तरफ यहाँ पे मूव होता है, इसलिए इसको डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फिक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें डी क्यू अपॉन डी टी आपने देखा डैक इस तरह से एम बाई डब्ल्यू, नीचे एस था, और सी जी आई टी माइनस सी पी। तो ये आप लोगों ने देखा, आपने फर्स्ट फिक्स लॉ जो आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए, डी क्या है, ए क्या है, के क्या है और एच क्या है, और सी जी आई टी क्या है। और देखा गया कि जो ड्राइविंग फोर्स है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पैसिव डिफ्यूजन का, वो क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बोलते हैं डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के इधर और मेम्ब्रेन के उधर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव डिफ्यूजन। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे एक्टिव आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड पोर ट्रांसपोर्ट के बारे में। थैंक यू।